नमस्कार। राजनीति में आपका स्वागत है। आज राजनीति में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा और उसको लेकर उठ रहे सवालों की। संदर्भ है मध्य प्रदेश का, जहां अभी हाल ही में सत्ता बदल गई, बल्कि वहां कल ही भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है। ये बदलाव क्यों हुआ? 1.25 साल पहले मध्य प्रदेश की जनता ने एक जनादेश दिया था और उसके तहत कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो सरकार सिर्फ 15 महीने पूरे कर पाई और उसके टूटने की एक बड़ी वजह रही कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो बीजेपी में शामिल हो गए, उस पार्टी में शामिल हो गए जो कांग्रेस पार्टी की वैचारिक रूप से विरोधी है, या कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। एक पार्टी का एक नेता जो महासचिव हो, जो पार्टी में उप नेता रह चुका हो लोकसभा में, वो इतनी आसानी से वैचारिक अगर जो विरोधी पार्टी है उसमें चला जाए तो कई सवाल उठने स्वाभाविक हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी विचारधारा को अपनी जेब में डाल दिया और पाला बदल लिया। आज कुछ बड़े सवाल कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी ने उठाए हैं। उन्होंने एक खुला पत्र लिखा है। इस खुला पत्र में उन्होंने सिंधिया की जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, इन सब चीज़ों को लेकर एक जिक्र किया है और उससे संबंधित कई बातें और कई मुद्दे, कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। इसी संदर्भ में आज हम अपनी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रशांत टंडन, हमारे सहयोगी पंकज शुक्ला, और यहाँ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी बिलाल सब्जवारी। सबसे पहले मैं पंकज शुक्ला के पास चलूँगा। पंकज जी, आज दिग्विजय सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसका संदर्भ क्या है और उसमें क्या खास बातें कही गई हैं? एक बार आप उसका सार संक्षेप रखें तो हम लोग फिर इसके आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्यन जी, इस पूरे मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में एक ऐसी राजनीतिक घटना घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार के सबसे निकटतम व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। ये एक बड़ा झटका था पार्टी के लिए माना गया, और न केवल वे गए बल्कि उनके साथ 22 समर्थक विधायक भी गए, जिसकी वजह से यहाँ की कमलनाथ सरकार गिर गई। काफी मंथन हुआ, विमर्श हुआ, जाना गया कि क्या वजह थी, आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा क्यों। उन्होंने कहा कि मुझे जनसेवा करना थी, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। मामला केवल इतना नहीं है, उनके अभिन्न मित्र रहे और पार्टी में अध्यक्ष रहे उनके साथ में राहुल गांधी ने कहा कि विचारधारा को उन्होंने अपने जेब में रख लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार के कितने करीब थे। ये बात इसलिए कि ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य ने इसलिए कांग्रेस छोड़ी क्योंकि हाईकमान उन्हें समय नहीं दे रहा था, उन्हें उनके सम्मान के मुताबिक पद नहीं दिया जा रहा था, ऐसी तमाम बातें कही गई। या मध्य प्रदेश के स्थानीय राजनीति के समीकरणों में उलझ गए थे, उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। आज जब दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है, विस्तार से उन्होंने एक एक पहलू पर अपनी बात रखी है। उन्होंने यह सीधे सीधे आरोप लगाया है कि बात केवल सम्मान की नहीं थी। सम्मान तो उन्हें जितना पार्टी ने दिया है वो सबके सामने है, असल में विचारधारा की लड़ाई थी। उससे बड़ी बात यह पद की लड़ाई थी। कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वे प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी थे, केंद्र में भी तमाम अलग अलग पदों की चाह थी। साफ कहा दिग्विजय सिंह ने पत्र में कि उन्हें ऑफर किया गया था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बनना ज्यादा जरूरी था, इस वजह से वे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा में चले गए, पद की वजह से, अपने निजी स्वार्थ की वजह से। और उन्होंने विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को, जो भाजपा और संघ की विचारधारा से मुठभेड़ कर रही थी, दो हाथ कर रही है, लड़ रही है, उसको उन्होंने अकेला छोड़ दिया। साथ में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात उठाई है कि यह कहा गया कि कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा है, शतरफ है, गुटबाजी है, उसकी वजह से सिंधिया शिकार हो गए। उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल का उल्लेख किया, जब वे राजनीति में आए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस दौरान यहाँ पर श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, पंडित शंकर दयाल शर्मा,
मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह जैसे तमाम कद्दावर नेता थे और उनके जी। बीच में दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीति मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ शुरू की थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में राजनीति केवल केंद्रीकृत रही। कई नेता सामूहिक रूप से कांग्रेस की राजनीति को संचालित करते रहे, समन्वय करते रहे। जय पंकज जी, यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि जो बातें पिछले दिनों चर्चा में रही हैं और जिसको वजह बताया जाता रहा है, जिस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, उसका एक एक कर दिग्विजय सिंह जी ने जवाब दिया है। उसमें उन्होंने अब खुद से एक कॉन्ट्रास्ट भी किया है। ये कहा है कि जब 2003 में कांग्रेस हार गई मध्य प्रदेश में, तब से उन्होंने 10 साल तक कोई भी पद स्वीकार नहीं किया और उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा है, कि वो पार्टी की सेवा करते रहे, इसलिए कि कांग्रेस की विचारधारा में उनकी आस्था है। ये बताने की कोशिश है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस की विचारधारा में आस्था नहीं थी। सवाल इससे यह उठता है कि एक नेता जिसकी कांग्रेस में आस्था न हो, या जो कांग्रेस में की एक अवसरवादी ढंग से अपनी आस्था जताता हो, वो पार्टी में इतने बड़े पदों पर आखिर कैसे पहुंच गया। और फिर वो इतनी आसानी से अगर कोई इतना बड़ा नेता शिफ्ट कर जाता है, तब भी कुल मिलाकर पार्टी में क्या विचारधारा है और पार्टी के विचारधारा के प्रति उसके नेताओं की कितनी निष्ठा है, ये सारे सवाल उठते हैं। आदित्य मुखर्जी जी, आपने ये तमाम बातें सुनी। आप कांग्रेस के अध्येता हैं, आपने कांग्रेस के ऊपर बहुत ही अध्ययन किया है, राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है। कांग्रेस एक तरह से जिस रूप में आज तक पहुंची है, वो सारी आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। ये जो घटनाक्रम हुआ, या जब भी होता है कि कोई एक बड़ा नेता इतनी आसानी से पाला बदलकर विरोधी विचार की पार्टी में चला जाता है, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कांग्रेस के बारे में और उस नेता के बारे में? देखिए, इतिहासकार होने के नाते जब मैं कांग्रेस के बारे में कुछ बोलता हूं, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि किस स्थिति में वो बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी की अपनी अगर पूरी इतिहास लें तो ज़्यादातर हिस्सा जो था वो एक आंदोलन के रूप में था। फिर जरूर आज़ादी के बाद ये सत्ता में भी आए, कई साल सत्ता में रहे, पर अब जो कांग्रेस की स्थिति है, अब वो फिर आंदोलन की स्थिति है। अब जो सही कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ने, सही कहा है कि अब जो इशू है वो विचारधारा का लड़ाई है। अब भारतवर्ष जो है अब उस खेमे में खड़ा है जहां की सबसे बड़ी संकट ये है कि जो आज़ादी के आंदोलन के जो सबसे बुनियादी मूल्य थे वो सब अब उछलने लगे हैं। इस समय में अगर कोई सत्ता के लिए छोड़ के जाए और ये कहे कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि मुझे कुछ करने का नहीं है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा देश की, ये तो हास्यकर बात है। यही मौका है इस वक्त, जबकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो सेवा करें, वो सिर्फ अपनी सत्ता के बारे में ना सोचें, बल्कि विचारधारा को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में सोचें। सिंधिया का जो एक्शन है तो बिल्कुल सिनिकल है। मतलब जो डूबते हुए शिप से जब कूद जाने वाली बात है ना, ये वो बात है कि कप्तान जो है खुद ही पहले कूद जाए। और दिग्विजय सिंह ने बड़े अच्छे लफ्जों में इसके बारे में कहा है कि अपने घर की जो नीलामी कर देता है वो कैसा सौदा हुआ। आप बिकवा देते हो अपने एमएलएस को इस वक्त जबकि सबसे क्रूशल एक स्टेज है भारतवर्ष के लिए। ये तो बहुत दुख की बात है। जी आदित्य जी, फिर हम आपके पास आएंगे। प्रशांत जी, ये जो चिट्ठी दिग्विजय सिंह जी ने लिखी है, उसमें उन्होंने एक बात और कही है, जो उन्होंने बताया है कि उनकी जो लंबी यात्रा है कांग्रेस के साथ, दिग्विजय सिंह जी के जो उनके साथ में थे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के माधवराव सिंधिया भी थे। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया उस अगली पीढ़ी के नेता थे। दिग्विजय सिंह जी और उनके साथ जो साथी लोग थे, उनके बाद की अगली पीढ़ी के नेता थे। दिग्विजय सिंह, अगर हम लोग ये निष्कर्ष निकालें कि दिग्विजय सिंह तो राजनीति या कांग्रेस में इसलिए आए कि ये उनका चॉइस था, उन्होंने विचारधारा को समझकर विचारधारा उनके जो विचारधारा से जो को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी, उस पार्टी के साथ वो जुड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कांग्रेस में इसलिए थे कि उनके पिताजी कांग्रेस में थे? और ये बात जब उठेगी तो ऐसे कांग्रेस के अनेक नेताओं के लिए उठेगी। अब उसमें जो एक पीढ़ी थी जिसके बारे में एक समय बड़ा महिमा मंडन किया जाता था कि कांग्रेस में एक यंग ब्रिगेड आ गया, युवा ब्रिगेड आ गया जो आगे लेकर जाएगा, लेकिन उन सब के साथ कॉमन जो फैक्टर था वो ये था कि वो सब इसलिए कांग्रेस में थे क्योंकि उनके पिता कांग्रेस में थे। अगर किसी पार्टी में इस ढंग से अगली पीढ़ी आती है
तो जो आज विचारधारा का संकट खड़ा हुआ है, क्या यह स्वाभाविक संकट नहीं है? बिल्कुल। और ये दिग्विजय सिंह का जो चिट्ठी है, इसको मैं मध्य प्रदेश, सिंधिया और कमलनाथ इनके आगे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले 6 साल से कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई है और उसके बाद केवल कांग्रेस ही नहीं, भारत के संविधान पर जिस तरीके से हमले लगातार हुए हैं और संविधान के अलावा भारत का जो सामाजिक ताना बाना है उस पर लगातार हमले हुए हैं, उस वक़्त एक ऐसे पार्टी का होना जो कि वैचारिक रूप से, मैं नेताओं के चरित्र की, नेताओं के करप्शन में इन्वॉल्व होने की या उनकी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका की विचारधारा भारत के संविधान और भारत के जो इंक्लूसिव समाज है उससे मेल खाती है, उसको कांग्रेस के अंदर से भी कई बार हमले हुए हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े नेता जो है वो बहक रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जो है वो आलोचना नहीं होनी चाहिए, कुछ जो है उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी आती है। तो कई बड़े नेताओं को, शशि थरूर से अलावा कई लोगों ने समय समय पर ऐसे कंफ्यूजिंग बयान दिए हैं जिससे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो एक आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग फोर्स था वो नहीं है। और दूसरा जो आपने बात कही कि नेता जो आ रहे हैं कांग्रेस में, उनकी आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक जो उनकी ग्रूमिंग है वो नहीं हो रही है। उस वजह से जो जब चुनौती, ऐतिहासिक चुनौती आती है तो वो डावाडोल होते हैं। जय प्रशांत जी, फिर आएंगे दूसरी बात में छोटी सी बात समय की करना चाहता हूँ कि जिस समय सिंधिया ने ये फैसला लिया है वो समय आगे आने वाला इतिहास उनको कभी नहीं माफ करेगा और वो वैसे ही गिने जाएंगे कि जैसे इनके पूर्वज गिने गए कि जिस वक्त पूरी दुनिया एक कोविड-19 से लड़ रही है, कोरोना वायरस से लड़ रही है, उस वक्त एमएलएस को इधर करना, पार्टी बदलना, सरकार बदलना। और देखिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिन से 20 दिन से राजनीतिक उठापटक के बीच में प्रशासनिक कोई काम नहीं हुआ होगा जी प्रशांत जी, लड़ने की पारी से लड़ने। हम आपके पास फिर आते हैं। बिलाल जी, ये आपने तमाम बातें सुनी, ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, एक राज्य में कांग्रेस की सरकार चली गई और एक इतना बड़ा नेता पार्टी से चला गया। आप चूँकि कांग्रेस को कवर करते हैं और आपका रोज़मर्रा के स्तर पर यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय में आना जाना है, आप वहाँ इसका क्या मनोवैज्ञानिक असर देखते हैं? देखिए, ये सारी डिबेट जो हो रही है दिग्विजय सिंह के उस पत्र को लेकर हो रही है जो उन्होंने सिंधिया को केंद्र बिंदु में रखकर कहा है, लिखा है जी। ये खुला पत्र है जी। दरअसल दिग्विजय सिंह जी देश के उन नेताओं में माने जाते हैं जो वैचारिक रूप से बहुत ही परिपक्व हैं और देश के अंदर जो बाइपोलर पॉलिटिक्स का जो डिज़ाइन है, एक सांप्रदायिकता बनाम धर्मपेक्ष विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है और जहां ये दोनों विचारधाराएं टकराती हैं, दिग्विजय सिंह जी हमेशा उस टकराव के बिंदु पर खड़े नजर आते हैं जहां उन्होंने समय समय पर सांप्रदायिक विचारधारा को एक कांग्रेसी नेता होने के नाते नहीं बल्कि एक नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी होने के नाते उस विचारधारा का निर्वाह किया है। दिग्विजय सिंह का जो कहना है सिंधिया को लेकर, वो सीधा सीधा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की तरफ इशारा करता है। दरअसल विचारधारा का जो तस्वुर है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं आपको एक संघर्ष की भूमिका से जोड़ता है। माधवराव सिंधिया का एक विचारधारा थी जिसकी वजह से वो पार्टी में टिके, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ये एक्ट किया है जिसकी वजह से आज ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सीधा सीधा बता रहा है कि आप विचारधारा के स्तर पर कितने कमज़ोर थे और आपने इस विचारधारा का ख्याल ना रखकर अपनी बोली राजनीतिक बाजार में खुद लगवाई है। और सिर्फ बोली नहीं लगवाई बल्कि अपने साथ जिन विधायकों को आपने इस खरीद फरोख्त में मुलविस किया है, वो एक इतिहास में कभी आपको और आपके परिवार को माफ नहीं करेगा।
आप उन लोगों में से थे जो राहुल गांधी बिलाल के जी। करीब माने जाते थे और आपको एक्सेस था, लेकिन आज जिस तरह से आपने जो एक्ट किया है ये बताता है कि आप संघर्ष से कितने दूर हैं और आपका जो विचारधारा के प्रति जो कमिटमेंट, जो अपेक्षा लोगों को से आपसे करते थे वो कितनी कमजोर थी, और आप पर जो भरोसा किया गया था आपने उस भरोसे पर को किस तरह बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बिलाल जी, जिसकी हमें वजह से ठहरना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हम ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसके बाद हम एक बार फिर हाजिर होते हैं आप और इस चर्चा को फिर तब हम आगे बढ़ाएंगे। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. राजनीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा और उसको लेकर उठ रहे सवालों की। संदर्भ है मध्य प्रदेश की हाल की घटनाएं। पंकज शुक्ला जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस की स्थिति किस रूप में देखते हैं? पार्टी इससे कितनी कमज़ोर हुई है या आगे पार्टी के भीतर विचारधारा और संगठन के स्तर पर जो चुनौतियां होंगी वो किस तरह की होंगी? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना एक बड़ी घटना थी कांग्रेस में। शुरुआत के 1-2 दिन तो यहाँ के नेताओं को भी समझने में समय लगा कि क्या ऐसा हो सकता है। स्थानीय नेताओं की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण स्तर तक के नेताओं की बात करता हूँ। लेकिन यह देखने में आया कि 22 विधायकों और उनके कुछ समर्थकों के अलावा ज़्यादा समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ना उचित नहीं समझा। वे अभी भी पार्टी के साथ में, कई सारे ऐसे नाम लिए जा सकते हैं जो ज्योतिरादित्य जी के साथ हमेशा दिखाई दिए, लेकिन वो अभी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि वो विचारधारा के साथ में हैं। शुरुआती सेटबैक जरूर था, लेकिन अभी जो आगे 25-24 उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में कांग्रेस एकजुट हो रही है अपनी ताकत दिखाने के लिए। और एक बहुत रेखांकित करने वाली बात यह है कि वे 22 विधायक जो अभी इस्तीफा दिया है, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, उनके क्षेत्र में एक नाराजगी का वातावरण बना है दोनों तरफ। जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, हम जानते हैं बीजेपी संगठन पे काम करने वाला कैडर वाली पार्टी है। अंदरूनी वहां पर स्वागत जरूर है कि हमने सरकार को गिरा दिया और सत्ता में आ गए, इसके अलावा इनके स्वागत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, कांग्रेस में नाराजगी है कि जो कार्यकर्ता लगातार इन नेताओं को जिताने के लिए काम करते रहे, उन कार्यकर्ताओं को छोड़कर, न केवल पार्टी बल्कि उन कार्यकर्ताओं को छोड़कर ये नेता चले गए हैं, तो इनके खिलाफ भी नाराजगी है। उपचुनाव में जरूर इसका परिणाम दिखाई देगा, ऐसा फिलहाल तो नजर आता। प्रशांत जी, आप जो बात पहले भी कर रहे थे, ये सवाल ये है कि ये बड़ा सवाल है। एक मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम अभी हुआ वो भी काफ़ी अहम है, लेकिन जो कांग्रेस के सामने जो सवाल है वो उससे भी बड़ा है कि आखिर कांग्रेस में जो लीडरशिप है, उसकी जो बड़े बड़े पदों पे जो नेता हैं, उनकी जो विचारधारा के प्रति आस्था कितनी मजबूत है, ये सवाल इस घटना से उठा है। आप अब आगे यहाँ से ये जो झटका लगा है कांग्रेस को, इसके बाद कांग्रेस की क्या राह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में ये वैचारिक संकट समय समय पर आता रहा है। प्रोफेसर मुखर्जी हमारे साथ हैं और उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पे काफ़ी काम किया है। तो ये वैचारिक संकट जो मैं कांग्रेस का देखता हूँ, वो राजीव गांधी के आने के बाद कांग्रेस एक सेंटर टू राइट की तरफ झुकी, जो कि नरसिम्हा राव के समय कायम रहा, और मैं कहूँगा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो कायम रहा, सिवाय इसके कि NAC के थ्रू या कांग्रेस के थ्रू थोड़ा बहुत जो राइट्स बेस्ड जो पॉलिसीज जो है वो कानून मनरेगा जैसे बने या RTI जैसे चीज़ें आई, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार चली, वो सरकार की जो नीतियां थी वो नीतियां नहीं थी जो कांग्रेस के नेहरू या शास्त्री या इंदिरा गांधी के समय की नीतियां थी। तो ये बदलाव कांग्रेस में लगातार पिछले 2-3 दशक से चल रहा था। मैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ
कि राहुल गांधी उस वहां से कांग्रेस को वापस ले जाना चाहते हैं जो कांग्रेस का मूल जो धरातल है, वैचारिक धरातल है। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर एक भीतर जो विद्रोह है या नाराजगी है या राहुल गांधी के प्रति या कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं का, जो बीजेपी वो चाहते हैं कि कोई मोदी के जैसा ही कोई अग्रेसिव हमारे यहाँ हो, उसका सीधा मतलब ये है कि वो कांग्रेस को एक बीजेपी जैसी ही दूसरी पार्टी बनाना चाहते हैं, जो कि एक सफल प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बड़ा निर्णायक क्षण है। और सिंधिया, लेकिन इसमें राहुल गांधी अपने को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा था जब उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। तो इस परिस्थिति में जो आपसे बहुत संक्षेप में मैं अगले अपने मेहमान के पास जाना चाहूँगा, जो इस स्थिति में आपको क्या, ये जो आप राहुल गांधी और जो दूसरे नेता हैं जिसके बीच वो अकेले महसूस कर रहे हैं, इसके बीच में क्या राहुल गांधी को सफल होते हुए आप देखते हैं? जिस तरीके से अभी आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कांग्रेस की नीतियों को देश ने रिजेक्ट कर दिया, 50 सीटें आ गई, पिछली बार 44 सीटें थी। लेकिन देखिए, समाज जहां से वापस जब आएगा, क्योंकि और अभी के बारे में आपको मैं मोटे तौर पे कर दूं कि जो सामाजिक परिवर्तन अगले 10 साल या 15 साल में होता, तमाम समाजशास्त्री इस बारे में अभी अपनी राय रखेंगे या रख रहे हैं कि ये जो कोविड-19 की या कोरोना वायरस की जो घटना हुई है, ये सोशल चेंज के प्रोसेस को कैटलिस्ट की तरह काम करेगी और बहुत जल्दी वो सारी नीतियां, बल्कि आज सुबह ही या कल शाम को उन मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल में जो कि राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, उसमें ये बातें चल रही कि जो कोरोना वायरस से लड़ सकते थे वो न्याय योजना थी। तो आप देखिए कि ये कांग्रेस की जो वैचारिक जमीन है, उसको मैं देख रहा हूं कि उसका जो प्रोसेस है समाज को एक्सेप्ट करने का, वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जी प्रशांत जी। बिलाल जी, मैं इसके पहले कि प्रोफेसर मुखर्जी के पास आऊँ, आप ये बताएं कि जो प्रशांत जी ने जहाँ पर बात रखी कि ये जो जनरेशनल कहा जाए या आइडियोलॉजिकल कहा जाए, संघर्ष के जिस मोड़ पे कांग्रेस है, क्या उसमें कोई ऐसी संभावना है कि राहुल गांधी अंततः अधिक शक्तिशाली हों और वो जो उनकी जो लाइन है, जो विचारधारा है, और वो विचारधारा जिसकी वकालत आज दिग्विजय सिंह जी ने की है, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं जो ये सेक्युलरिज्म का जो सवाल है, इस पर वो एक अलग उनकी सोच रहती है और जब तक व्यक्त भी होती रहती है। तो ये दो सोच जो है, जो राहुल गांधी की और ये धर्मनिरपेक्षता जिस पर दिग्विजय सिंह जी ने आज काफ़ी मजबूती से बात रखी है, ये एक बार फिर से कांग्रेस का मेन स्ट्रीम बन सके। देखिए, ये जो सफ़र है, जिस ट्रांजैक्शन पीरियड से पार्टी गुजर रही है, और राहुल गांधी खुद उस ट्रांजैक्शन पीरियड के अंदर जो निरंतरता में संघर्ष कर रहे हैं, एक बार संक्षेप में थोड़ा, वो अपने आप में साबित करता है कि राहुल गांधी यकीनन इस कांग्रेस पार्टी को वैचारिक स्तर पर रिज्यूनोवेट करना चाहते हैं। राहुल गांधी जब संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इन्हीं सभी मित्रों को मिनिस्ट्री में रखा था, और इसलिए रखा था ताकि जब संघर्ष का समय आए वो उनके साथ खड़े हों। आपने धारा 370 पर देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया था जो वैचारिक स्तर पर पार्टी लाइन से बहुत हटके था। जब मध्य प्रदेश में सरकार जीती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन लोगों में से थे, जीतने के बाद जब इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए। तो ये वो संकेत सब मिल रहे थे पार्टी के पास, लेकिन पार्टी के पास एक विकल्प नहीं था। पार्टी इनको जज नहीं कर पा रही थी कि इनके मन में क्या छपा हुआ था। दरअसल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जिस सुंदरता से आज वैचारिक चोला पहन के लोग कांग्रेस में करते हैं, यह सबसे बड़ी भूमिका है जिसको हमें समझने की जरूरत है। प्रोफेसर मुखर्जी, आपने तमाम बातें सुनी, ये बात भी आ गई कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 370 जैसा एक जो बुनियादी मुद्दा है उस पर पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग राय ली थी, और वो ऐसा करने वाले वो अकेले नेता नहीं थे। मिलिंद देवड़ा हैं और भी नेता थे जिन्होंने 370 को हटाने का समर्थन किया। ऐसे कई नेता हैं जो नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर में जो पार्टी की लाइन थी और जो लाइन पार्टी की विचारधारा के मुताबिक है उससे अलग लाइन लिया।
सवाल यह है कि क्या अगर 370 जैसे सवाल पर जो लोग पार्टी की ऑफिशियल लाइन और विचारधारा से सहमत नहीं हैं, उन्हें पार्टी में आखिर होना ही क्यों चाहिए? ये बुनियादी सवाल इसलिए उठता है कि आज दिग्विजय सिंह जी ने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और ऐसे तमाम सवालों पर बात की है। तो सवाल है कि अगर पार्टी को उस पर चलना है तो उसमें ज्योतिरादित्य ऐसे लोगों की जगह कहाँ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इससे आपने जिसके पहले कहा था उससे भी मैं ये बात को जोड़ना चाहूंगा कि लीडरशिप का रोल क्या होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के मूल विचारधारा है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, और डेमोक्रेसी पे आर्टिकल 370 क्या है, डेमोक्रेसी का बिल्कुल मजाक उड़ाना है, तो इसको हटाना, तो ये इन चीजों पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। जो नहीं उससे अग्री करता वो चले जाए, कोई बात नहीं है। परंतु और ये कांग्रेस की हिस्ट्री में बहुत बारी हो चुका है, गांधी जी के साथ खुद हो चुका है कि मेजॉरिटी और बहुत सारे कांग्रेसमैन उनके आइडियाज के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो गांधी जी मैदान छोड़ के वापस चले गए? ना कि लड़ते रहे। अब जो सिचुएशन है, आप ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा उनके कई लोग उनके नहीं मान रहे हैं, पर वो मैदान छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अगर वो लगे रहें, लड़ते रहें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में हजारों लाखों लोग निकल के आएंगे जो कि अभी पॉलिटिक्स में नहीं, वो पॉलिटिक्स में आएंगे, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से विश्वास करते हैं, वो आगे निकल के आएंगे और वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। ये वापस लौटने की समय नहीं है, ये वेट करने का समय नहीं है, ये इंतजार करते रहें कि जब मौका लगेगा तब हम पॉलिटिक्स में आएंगे, ये नहीं हो सकता है। राहुल गांधी अगर अपनी लीडरशिप सही तरह से सामने रखें तो यह बहुत सही मौका है। उनके पास दिग्विजय सिंह जैसे एक नहीं, आपके पास कांग्रेस के पास 20 ऐसे नेता हैं जो कि बिल्कुल उनके साथ जुड़ के लगे रहेंगे। जी प्रोफेसर मुखर्जी, हमारे पास समय का अभाव है, तो आज हम लोगों ने राजनीति में कांग्रेस विचार और उसकी विचारधारा और उस पर उठते हुए सवालों पर चर्चा की। आप लोगों ने इसके लिए समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आज इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।